सुपर पावर, क्या है ये सुपर पावर? क्या चाइना एक सुपर पावर देश बनने जा रहा है? और क्या होगा अगर चाइना सुपर पावर देश बन जाता है तो? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के इतिहास की, क्योंकि चाइना का इतिहास ही है जो चाइना को इतना क्रूर देश बनाता है। चाइना का इतिहास काफी बुरा रहा है। साल 1840 से 1940 तक चाइना को अपमान की सदी के तौर पर याद किया जाता है। इस दौर में चाइना को यूरोपीय ताकतों और जापानी हमलों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। इसी दौर में चाइना को ब्रिटेन को हांगकांग और जापान को मंचूरिया सौंपना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, पश्चिमी देशों ने चीन से कई कानूनी और व्यावसायिक विशेषाधिकार भी छीन लिए थे। वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने चीन के मंगोलिया और शिनजियांग जैसे इलाकों पर अपना ताकत दिखाने की कोशिश की। यही वो इतिहास है जिसकी वजह से चीन बाहरी दुनिया को इतने क्रूर भरी नजरों से देखने लगा। अब बात करते हैं कि चाइना कभी सुपर पावर देश बन सकता है या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर पावर क्या होता है। वो देश जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने इंटरेस्ट को प्रोडक्ट करने के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बेसिस पर दखल दे सके। सीधे शब्दों में समझे तो पूरी दुनिया का माए बाप, जिसकी पूरी दुनिया में तूती बोलती हो। सुपर पावर बनने के लिए 7 पैमाने होते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी देश को सुपर पावर कह सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, एरिया, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी एबिलिटी। अगर इन सभी क्षेत्रों में कोई भी देश आगे है तो उसे एक सुपर पावर का दर्जा दिया जा सकता है। आज जिस तरह चीन इन सभी क्षेत्रों में खुद को मजबूत करता जा रहा है, ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन जल्द ही एक सुपर पावर बन जाएगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इससे अभी कोसों दूर है। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की, तो चीन को 1 चाइल्ड पॉलिसी काफी महंगी पड़ रही है। इस पॉलिसी के चलते चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों की संख्या से कम हो गई है। आंकड़ों की माने तो 2022 में चीन में 1.41 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 95.6 लाख ही है। 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों की संख्या से कम हुई है। पिछले कुछ सालों से चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी को काफी जोरों शोरों से चला रहा था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि यही उसके भविष्य का सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि भविष्य में कमाने वाले लोगों से ज्यादा पेंशन उठाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि चीन के सरकारी खजाने पर काफी बुरा असर पड़ेगा। वैसे तो चीन में युवाओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि वहाँ के युवा आजकल शादी और बच्चों से दूर भाग रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि 2035 तक चीन की 60% आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी। अब बात करते हैं एरिया की, तो आपको लगता होगा कि चीन का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन का ज्यादातर हिस्सा विवादित है, जिस पर उसने बंदूक और सेना के दम पर कब्जा कर रखा है। चीन का कुल क्षेत्रफल 97,06,961 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर उसकी 71% आबादी सिर्फ 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ही रहती है। यही वो इलाका है जिसे चीन का हार्टलैंड भी कहा जाता है। चीन के क्षेत्रफल का 40% हिस्सा उसके 3 सबसे बड़े राज्य शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया में रहती है। नक्शे में साफ दिखता है कि अगर इन तीनों हिस्सों को चीन से हटा दिया जाए तो चीन का आधा हिस्सा घट जाएगा। ये तीनों हिस्से विवादित हैं और यहाँ की जनता समय समय पर इसका विरोध भी करती रहती है। इससे ये दिखता है कि इस इलाके में यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जरा सा भी कमजोर पड़ी तो यहाँ विद्रोह भी हो सकता है। रिसोर्सेज, अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो चीन के पास रिसोर्सेज की पहले से ही कमी है। चीन में सिर्फ येलो नदी और यांगत्से नदी के बीच का हिस्सा ही सिर्फ ऐसा है जहाँ साल में 2 बार खेती हो सकती है, लेकिन बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नदियाँ भी दूषित हो रही हैं। चीन अपने कच्चे तेल के लिए सऊदी अरब और ईरान पर निर्भर है, और कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे चीन कई अलग अलग देशों से मंगाता है। यही कारण है कि चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे इतना जोर दे रहा है। चीन पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहता है, मगर ग्लोबल मंच पर बढ़ते हुए अपोजिशन के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमी, अगर बात करें इकोनॉमी की, तो चीन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और यही कारण है कि चीन खुद को एक सुपर पावर भी मानता है। वैसे तो चीनी सरकार 2037 तक अपने जीडीपी को डबल करना चाहती है, लेकिन उसको ये करने के लिए अपने जीडीपी की ग्रोथ रेट 4.7% रखनी होगी। और यही हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो 2028 तक चीन की इकोनॉमी रेट 4.5% बनी रहेगी, जबकि 2028 से 2037 के बीच ये घटकर सिर्फ 3% रह जाएगी। इस बात से ये साफ है कि चीन की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है, जिसकी वजह से चीन की बेरोजगारी काफी बढ़ जाएगी। जुलाई 2021 में चीन के राष्ट्रपति ने खुद एक आर्टिकल में कहा था कि चीन को इन दिखावों की वजह सचमुच के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो चीन इसमें भी काफी पिछड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे समझिए, चीन हमेशा ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहता है, जो कि सिर्फ एक छोटा सा टापू है। ताइवान पर हमला करने के लिए चीन को लगभग 1 लाख सैनिकों को नाव से भेजना पड़ेगा। इतने सैनिकों को भेजने के लिए उसे 3 से 4 गुना लोग और लगेंगे, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। मान लेते हैं कि लोगों का इंतजाम भी हो जाएगा, तो चीन के पास इतने जहाज ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी सेना को वहां भेज सके। चीन खुद को भले ही मिलिट्री सुपर पावर बनाना चाहता हो, लेकिन अभी तो ये संभव नहीं है। इसे अगर दूसरे हिसाब से देखा है तो अमेरिका के साल 2023 का डिफेंस बजट करीब 70 लाख करोड़ रुपयों का है। वहीं अगर चीन की बात करें तो ये अमेरिका के बजट का 1/4 ही है। इसी से चीन के हालत का पता चलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऐसा देखा गया है कि चीन में शांति सिर्फ एक दिखावा है
और लोगों के प्रदर्शन को वहां दबा दिए जाते हैं। चीन में किसी भी बाहरी मीडिया का घुसना मना है। चीन ने पूरे देश के मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। वहाँ कोई भी घटना होती है उसे दिखाने वाला सरकारी मीडिया ही होता है। सरकारी मीडिया ही डिसाइड करती है कि कौन सी खबर दिखानी है और कौन सी खबर नहीं दिखानी। ऐसे में हर साल चीनी सरकार कई घटनाओं को बाहर आने ही नहीं देती। चीन में हर साल हजारों विरोध प्रदर्शन होते हैं। लॉकडाउन में लोग आर्थिक मंदी के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन बाहरी मीडिया को इसकी सिर्फ कुछ ही जानकारी मिल पाई। कोरोना काल में ही कई बार सोशल मीडिया पर यह अफवाह उठी कि शी जिनपिंग के हाथ से सत्ता निकल सकती है, लेकिन बाद में इस बात को दबा दी गई। इसी से ये जाहिर होता है कि जिनपिंग की खुद की कुर्सी पर खतरा है। इससे ये बात भी जाहिर होती है कि चीन इंटरनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इन सभी चीज़ों के बाद आखिरी में हम बात करते हैं पॉलिसी एबिलिटी की। चीन में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो टेम्पररी समस्या से निकलने के लिए बनाई जाती है। चीन ये कभी नहीं सोचता कि फ्यूचर में इस पर क्या असर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम वन चाइल्ड पॉलिसी को ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से आज चीन में लगभग हर माँ बाप एक बेटा ही चाहता है। और आज की कंडीशन ये है कि ज़्यादातर परिवारों में बेटा ही है, जिसकी वजह से परिवार कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सेना में जाके शहीद हो जाए। ऐसे में लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि चीन अभी सुपर पावर बनने से कोसों दूर है। अब बात करते हैं कि चीन अगर सुपर पावर बन जाता है तो हमारे भारत देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और चीन पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करता है, ताकि चीन ने जैसे अपने ही देश के 40% हिस्सों पर कब्जा कर रखा है उसी तरह से भारत पर भी कब्जा कर सके। क्योंकि चीन कभी भी खुद भारत के सामने नहीं आता, वो हमेशा पाकिस्तान को सामने खड़ा कर देता है ताकि दुनिया के सामने उसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनने से काफ़ी दूर है और उससे पहले भारत एक सुपर पावर देश बन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।